फौजी, कारगिल के भूत। फौजी भी कमाल के होते हैं। एक तरफ अपने छोटे से बटुए में पूरे परिवार को रखते हैं और दिल में पूरे हिंदुस्तान को। दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं एक वीडियो एडिटर हूँ। ये जंग, लड़ाई, वॉर, आप इसे कोई भी नाम दो, इसका बस एक ही अंजाम होता है और वो है तबाही। हर एक जंग में एक न एक परिवार अपने बेटे, भाई, पति और पिता किसी न किसी को खोता ही है। और मैं भी इन्हीं में से एक था जिसने अपने फौजी पिता को कारगिल के जंग में खोया था। मेरा बचपन मेरे पिता की चिट्ठियों को पढ़कर ही बीता था, जिस कारण मैं कहीं ना कहीं लड़ाइयों से नफरत करने लगा था। पर किस्मत हमारे हिसाब से नहीं, बल्कि अपने ही तरीके से चलती है। उस दिन मैं बहुत परेशान था। हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प मर्डर केस कवर कर रहे थे कि तभी मुझे मेरे बॉस का फोन आया और उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाकर बोला, रोहन, तुम्हें आज ही कारगिल के लिए निकलना होगा। कारगिल? वहां क्या है सर? अभी तो मेरी स्टोरी भी खत्म नहीं हुई है। ये मर्डर की स्टोरी तो कोई भी कवर कर लेगा। इन सबसे बड़ी खबर है कारगिल के विजय दिवस की। तुम हमारे बेस्ट रिपोर्टर हो और इस बार हम अपने चैनल में कोई ऐसी कहानी दिखाना चाहते हैं जो सभी देशवासियों में कमाल की देशभक्ति जगा दे। मैंने अपने बॉस को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो अपने चैनल की क्वालिटी और रेपुटेशन से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे और उन्होंने मुझे कारगिल भेज ही दिया। मैं पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि मैं आखिर वहां जाकर क्या कवर करूंगा। दिमाग में बहुत सारी उलझन थी और इन्हीं उलझनों के गुच्छों के लिए मैं आखिरकार कारगिल की उस जगह पर पहुंच गया जहां पर मेरे रुकने का बंदोबस्त पहले से ही था। वहां जाकर मैंने देखा कि वहां नए अफसर और कुछ रिटायर्ड जनरल्स भी आए थे। मैं चाहता तो उनके करीब जाकर सीधा उनसे बात कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह यह भी थी कि मैंने हमेशा ही अपने पापा की वर्दी से बात की थी, पर कभी किसी जिंदा फौजी से बात नहीं की थी। तभी एक जवान जिसने मास्क और हेलमेट डाल रखा था, वो तकरीबन 6 फीट लंबा और चौड़े सीने वाला मेरे पास आया और बोला, क्या तुम हमारा इंटरव्यू लेने आए हो? जी हाँ। बहुत अच्छे। हमारी कहानी भी आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उस फौजी की बात जैसे मेरे दिल को छू सी गई और इस वॉर से मुझे जितनी नफरत थी, वो जैसे इस फौजी की बात से कहीं नीचे सी दब गई थी। मैं कुछ सेकंड उस फौजी की उस चमकती आंखों में देखता रहा और बोला, सबसे बेहतरीन काम तो आप कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर इस सरहद पर। उस फौजी की बात से मेरे मन में उन सभी की कहानी जानने का एक अलग ही उत्साह पैदा हो गया था। पहले दिन मैंने वहां हो रही सभी तैयारियों को कवर किया। वहीं एक रिटायर्ड कर्नल से बात करते वक्त मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जहां पर रहने वाले सभी फौजियों ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। मैं बिना कोई समय बर्बाद करे उस जगह चला गया और रात वहीं गुजारने की सोची। फौजियों ने उस जगह को शहीद हो चुके फौजियों के सामान से सजा रखा था। कितनी ही कहानियां इन चीजों के साथ जुड़ी हैं। न जाने आखिरी बार इन चीजों को इस्तेमाल करने से पहले उन सभी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। उन चीजों को छूते हुए मैं उस समय के हालातों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। एक बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी गोलियों के निशानों पर जैसे ही मेरा हाथ गया, चारों तरफ से मुझे फौजियों की ललकार और लगातार होती गोलियों की बौछार सुनाई देने लगी और मैंने झट से उस जैकेट से अपना हाथ हटा लिया। तभी वहां पड़े एक टूटे सैटेलाइट फोन को मैंने चलाकर देखा, पर उसमें पावर नहीं थी। तभी मुझे ध्यान आया, यार इन चीजों को देखने में मैं इतना खो गया हूं कि इनकी वीडियो बनाना तो रह ही गया। मैं कैमरे से वहां पड़े सामान की वीडियोग्राफी करने लगा कि तभी मुझे कटी कटी आवाजें सुनाई देने लगी। तभी मेरी नजर कैमरे के स्क्रीन पर पड़ी तो उस टूटे सैटेलाइट फोन की बत्ती जल रही थी और उसमें से कुछ लोगों की बातें करने की आवाज आ रही थी। मैं समझ गया था कि जरूर फोन ने कोई सिग्नल कैच कर लिया है, पर मेरा दिमाग अभी भी इस सवाल में उलझा हुआ था कि आखिर ये टूटा हुआ फोन अपने आप कैसे चल पड़ा। तभी फोन से वो आवाजें और तेज और साफ सुनाई देने लगी, मानो ये मेरे लिए कोई मैसेज हो। हमारी पूरी तैयारी है, इस बार अपनी कारगिल की हार का बदला लेकर ही रहेंगे।
कुछ ही देर में हम कैंप में बम लगा देंगे। इस बार हिंदुस्तानी फौजियों का वही हश्र होगा जो हमारे भाइयों का हुआ था। बम से कारगिल को दहलाने की साजिश सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई और मैं तुरंत ही दूसरे फौजियों को ये बताने के लिए पहुंचा, पर सभी हॉल को सजाने में बिजी थे और किसी ने मेरी इस बात को नहीं सुना। मैं अब किसी का इंतजार करता तो जाने क्या होता। मुझे याद आया कि कैंप में कुछ बंदूकें भी थी। वो चलती हैं या नहीं मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, पर अब मैं कोई रिस्क लेने की हालत में नहीं था। मैं सीधा अपने कैंप में भागा और कांच के केस में रखी उस बंदूक को निकाल लिया। तभी मुझे बाहर झाड़ियों में जोरदार हलचल होती दिखी। मैं जैसे ही बाहर पहुंचा तो कुछ आतंकवादी ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में ढके बंदूक लिए मेरे सामने थे। मैंने अपनी बंदूक उठाकर उन पर फायरिंग करी, पर बंदूक खाली होने के कारण मेरी बहादुरी धरी की धरी रह गई और अगले ही पल उनमें से एक आतंकवादी ने बंदूक के पिछले हिस्से से मेरे चेहरे पर वार किया और मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं उसी कैंप में बंधा पड़ा था। 2 आतंकवादियों ने मुझे बांध रखा था और तीसरा इधर उधर टहलते हुए किसी से फोन पर लड़ रहा था। मेरे पसीने छूट रहे थे और मन ही मन मैं ये प्रार्थना करने लगा कि किसी तरह कोई भारत का जवान अंदर आ जाए और मुझे बचा ले, कि तभी उस तीसरे आतंकवादी ने फोन बंद किया और बोला, तुम दोनों इस पर वक्त जाया मत करो, जल्दी से इसे निपटाओ और अपने मिशन पर चलो। इतना सुनने की देर थी कि एक आतंकी ने अपना चाकू निकाला और मेरी ओर बढ़ने लगा। मगर ये क्या था? अचानक से उसके हाथ से वो चाकू निकलकर हवा में उड़ गया। उन आतंकियों के चेहरे पर उस डर को मैं अच्छे से देख पा रहा था, पर मैं कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही मेरी रस्सियां अपने आप कट गईं और मेरे मुंह से भी टेप अपने आप ही निकल गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। न जाने कहां से हवा में वही मास्क और हेलमेट वाला फौजी आ गया जिससे मैं सुबह मिला था, और उसके एक इशारे से उन आतंकवादियों के हाथ रस्सियों से बंध गए। तभी फौजी ने मेरी ओर देखा और अपना हेलमेट और मास्क उतारा। उस फौजी के चेहरे को देखकर मैं दंग रह गया और मेरी आंखें छलक आईं। पापा? हाँ बेटा रोहन, मुझे फक्र है जिस बहादुरी से तुमने अपने देश की रक्षा के लिए बंदूक उठाई। अब रोना बंद करो, तुम एक फौजी के बेटे हो। पर यह कैसे मुमकिन है? एक फौजी अपने परिवार को अपने बटुए में और हिंदुस्तान को अपने दिल में रखता है। जब जब मेरे देश को मेरी जरूरत होगी मैं उसकी रक्षा के लिए आता रहूंगा। इसके बाद कई और फौजी हाथ में बॉम्ब लिए कैंप में लहराते हुए आए और अपने देश को सही सलामत देखकर मैंने अपनी नम आंखों से उन्हें सैल्यूट किया और धीरे धीरे वो सब हवा में गायब हो गए। हालात चाहे कैसे भी हो, एक फौजी अपने देश के लिए हर हालत में लड़ने के लिए तैयार है। मैं इस बात को जान गया हूँ और अपने दिल से उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने अपना देश बचाते हुए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। जय हिंद।